इंसान और नेचर, क्या ये दोनों सच में एक साथ शांति से रह सकते हैं? इस एक्सप्लेनर में हम इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी। ये प्रस्तुति अध्ययनम का कंटेंट है। विस्तृत जानकारी के लिए www.adhyayanam.co.in पर जरूर विजिट करें। और हाँ, एनरोलमेंट या उनके मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम और सेक्शनल कंटेंट एक्सप्लेनेशन के बैकग्राउंड के लिए 6307728647 पर व्हाट्सएप किया जा सकता है। तो चलिए, अध्ययनम और www.adhyayanam.co.in के इस बैकग्राउंड के बाद सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के इस पूरे कॉन्सेप्ट को। इस एक्सप्लेनर का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे नेचर और ह्यूमैनिटी के बैलेंस से, फिर समझेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं। इसके बाद पार्क्स, सैंक्चुरीज और रिजर्व्स का आपस में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स पर एक नजर डालेंगे, वहां के खास जानवरों की बात करेंगे और एंड में ग्लोबल कंजर्वेशन नेटवर्क को समझेंगे। फटाफट आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा, बैलेंसिंग नेचर एंड ह्यूमैनिटी। आइए देखते हैं हम नेचर और मानव विकास के बीच संतुलन आखिर बनाते कैसे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम नेचर को प्रोटेक्ट तो करना चाहते हैं, पर क्या इसके लिए वहां सैकड़ों सालों से रह रहे स्थानीय लोगों को उनके घर से निकाल देना किसी भी नजरिए से सही है? पहले के दिनों में लोग सोचते थे कि बस जंगल के चारों तरफ एक ऊंची दीवार खड़ी कर दो और इंसानों को वहां से बाहर कर दो। इसे कहते थे फोर्ट्रेस कॉन्जर्वेशन। लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए, क्या ये लंबा चलेगा? बिल्कुल नहीं। इससे न सिर्फ मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, बल्कि जंगल अपने सबसे पुराने और सबसे अच्छे पहरेदारों को ही खो देते हैं। स्थानीय लोग तो जंगल को सबसे बेहतर समझते हैं, राइट? इसीलिए इस ग्लोबल इकोलॉजी को एक बिल्कुल नए आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन की जरूरत थी। एक ऐसी अप्रोच जहां इंसान और नेचर दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर्स बनकर एक साथ फ्लरिश कर सकें। और ठीक यही एंट्री होती है बायोस्फीयर रिजर्व्स की। देखिए, ये कोई आम जंगल नहीं है। ये ऐसे खास डेजिग्नेटेड एरियाज हैं जिनका मेन टारगेट वहां के पेड़ पौधों और जानवरों को बचाना तो है, लेकिन, और ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, वहां रहने वाले लोगों के डेवलपमेंट और उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करते हुए 1970s में यूनेस्को ने एक बहुत ही बिलियन प्रोग्राम शुरू किया था, जिसे मैन एंड द बायोस्फीयर यानी MAB कहते हैं। इसने संरक्षण की पूरी अप्रोच ही बदल डाली। इसने सिखाया कि इंसान नेचर का दुश्मन या कोई बाहरी खतरा नहीं है, बल्कि इस इकोसिस्टम का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। अगर हम चीजों को सही से मैनेज करें तो आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों एक साथ हाथों हाथ चल सकते हैं। दूसरा हिस्सा, हाउ बायोस्फीयर रिजर्व्स वर्क। तो चलिए देखते हैं जमीन पर यह कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल रूप में काम कैसे करता है। इस इमेज को ध्यान से देखिए। ये एक डार्टबोर्ड या बुलजाई जैसा लग रहा होगा। ये कोई नॉर्मल ड्राइंग नहीं है। ये एक्चुअली जोनेशन का कॉन्सेप्ट है। ये दिखाता है कि एक ही लैंडस्केप में वाइल्ड एनिमल्स और इंसान एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना कैसे रह सकते हैं। इसे प्रबंधन के हिसाब से 3 अलग-अलग जोन्स में बांटा गया है। तो सबसे पहले बिल्कुल सेंटर में आता है कोर एरिया। ये एक तरह से VIP जोन है, एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन। यहाँ आमतौर पर इंसानों का आना जाना बिल्कुल अलाउड नहीं होता, क्योंकि यहाँ के जानवर और नाजुक पेड़ पौधों को पनपने के लिए कंप्लीटली अनडिस्टर्ब्ड माहौल चाहिए होता है। यहाँ सिर्फ नॉन डिस्ट्रक्टिव साइंटिफिक रिसर्च की इजाजत होती है। फिर इसके ठीक बाहर आता है बफर जोन। इसे हम एक शॉक अब्जॉर्बर समझ सकते हैं, जो कोर को बचाता है। यहाँ कुछ लिमिटेड एक्टिविटीज अलाउ होती हैं, जैसे रिसर्च, एजुकेशन या ट्रेडिशनल खेती। स्थानीय लोग यहाँ से थोड़ी बहुत लकड़ी या औषधियाँ ले सकते हैं, पर बड़े पैमाने पर लॉगिंग सख्त मना है। और सबसे आउटर सर्कल होता है ट्रांजिशन एरिया। यहाँ आम लाइफ चलती है, गांव होते हैं, सस्टेनेबल खेती होती है और फिशरीज होती हैं। इस जोन से स्थानीय लोगों को आर्थिक विकास का साधन मिलता है, जिससे उन्हें ऑटोमेटिकली कोर एरिया को प्रोटेक्ट करने का एक इंसेंटिव मिल जाता है। ये अपने आप में एक परफेक्ट सेल्फ सस्टेनिंग बैलेंस है। तीसरा हिस्सा, पार्क्स, सैंक्चुरीज एंड रिजर्व्स। आइए अब इन अलग अलग प्रोटेक्टेड एरियाज के बीच का कंफ्यूजन दूर करते हैं। अक्सर इन नामों को लेकर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, नेशनल पार्क में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी लगभग बैन होती है, क्योंकि वहाँ मेन मकसद पूरे लैंडस्केप और वहाँ के फ्लोरा फोना को बचाना होता है। दूसरी तरफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का फोकस मोस्टली किसी खास प्रजाति पर होता है, जैसे राइनो सेंचुरी या बर्ड सेंचुरी। यहाँ नियम थोड़े से नरम होते हैं, लेकिन
जब बात बायोस्फीयर रिजर्व की आती है तो समझिए ये इन सब का बॉस है। इसका आकार इतना मैसिव होता है कि एक अकेले बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही कई सारे नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज आ सकते हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ जानवरों को बचाना नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम और इंसानों के रिश्ते को मैनेज करना होता है। चौथा हिस्सा, इंडियाज 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। आइए देखते हैं भारत जैसी विविधता वाले देश में यह कंसेप्ट कैसे अप्लाई हुआ है। भारत में इस वक्त ऑफिशियली नोटिफाइड ठीक 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स मौजूद हैं। और अगर देश के ज्योग्राफिकल स्पैन को देखा जाए तो ये कोई छोटा नंबर नहीं है। नॉर्थ में हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर साउथ के घने वर्षा वनों तक और ईस्ट के दलदली मैंग्रोव से लेकर वेस्ट के खुश्क रेगिस्तान तक, ये 18 रिजर्व्स एक्चुअली देश के हर एक विशिष्ट इकोलॉजिकल जोन को कवर करते हैं। ये दिखाता है कि भारत अपने नेचुरल हेरिटेज को लेकर कितना सीरियस है। अगर इन रिजर्व्स के कुछ रोचक फैक्ट्स देखें तो 1986 में बना नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हमारा सबसे पहला रिजर्व था, जो 3 राज्यों में फैला है। वहीं अगर साइज की बात करें तो गुजरात का ग्रेट रन ऑफ कच्छ सबसे विशाल है, लगभग 12,500 स्क्वायर किलोमीटर्स का नमकीन रेगिस्तान। इसके बिल्कुल ऑपोजिट आसाम का डिब्रू साइखोवा सबसे छोटा रिजर्व है, पर ब्रह्मपुत्रा के फ्लड प्लेन्स के लिए ये एक बेहद जरूरी हिस्सा है। नए एडिशंस में पन्ना को 2011 में जोड़ा गया और हिमाचल प्रदेश का बर्फीला कोल्ड डेजर्ट 2025 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होने वाला सबसे लेटेस्ट रिजर्व बन गया है। ये कंजर्वेशन मिशन लगातार आगे बढ़ रहा है। पांचवां हिस्सा, की फौना एंड हैबिटेट्स। आइए मिलते हैं इन रिजर्व्स में रहने वाले कुछ बेहद खास और नाजुक मेहमानों से। ये सभी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज एक्चुअली हमारी धरती की सबसे थ्रेटेंड स्पीशीज के आखिरी घर हैं। जैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को ही ले लीजिए। रन ऑफ कच्छ का विशाल खुला मैदान इसके बचाव के लिए एकदम क्रूशियल है। या फिर एंडेंजर्ड रॉयल बंगाल टाइगर, जिसके लिए सुंदरबंस और सिमलीपाल के जंगल एक सुरक्षक कवच का काम करते हैं। नीलगिरी के घने जंगलों में आपको लायन टेल्ड मैकेक मिल जाएगा। वहीं नंदा देवी और कोल्ड डेजर्ट की ऊंचाइयों पर वल्नरेबल स्नो लेपर्ड घूमते हैं। और गल्फ ऑफ मन्नार के समुद्री पानी में डुगोंग, जिन्हें सीकाओ भी कहते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये रिजर्व्स इन नाजुक प्रजातियों के लिए एक सेफ डिपॉजिट वॉल्ट की तरह काम करते हैं। चौथा और आखिरी हिस्सा, द ग्लोबल कंजर्वेशन नेटवर्क। आप समझते हैं कि यह मुद्दा ग्लोबल लेवल पर कैसे कनेक्ट होता है। भारत के इन 18 रिजर्व्स में से 13 को एक्चुअली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल किया गया है। नीलगिरी इस प्रेस्टीजियस लिस्ट में आने वाला पहला रिजर्व था साल 2000 में। इसके बाद सुंदरबंस, नंदा देवी, सिक्किम का खांगचनजुंगा और अब 2025 में कोल्ड डेजर्ट भी इस ग्लोबल फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन इस यूनेस्को टैग का एक्चुअल फायदा क्या है? ये सिर्फ एक फैंसी ट्रॉफी नहीं है। इस रिकग्निशन का मतलब है कि अब इंटरनेशनल लेवल पर साइंटिफिक डेटा शेयर किया जा सकता है, ग्लोबल फंडिंग मिल सकती है और सबसे बड़ी बात, सस्टेनेबल इको टूरिज्म को एक सॉलिड बूस्ट मिलता है। एक तरह से हमारी लोकल कोशिशें पूरी दुनिया के कंजर्वेशन नेटवर्क के साथ जुड़ जाती हैं। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में आकर एक बहुत ही दार्शनिक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसी दुनिया में जहां ह्यूमन डेवलपमेंट इतनी तेजी से हो रहा है, हम सब आने वाली पीढ़ियों के लिए इन नाजुक इकोसिस्टम्स को आखिर कैसे बचाकर रख पाएंगे? ये बायोस्फीयर रिजर्व्स हमें उम्मीद देते हैं और सिखाते हैं कि पर्यावरण संरक्षण और मानव विकास आपस में विरोधी नहीं है। अगर हमारी प्लानिंग और नीयत सही हो तो दोनों चीजें एक साथ आगे बढ़ सकती हैं। इन अनोखी जगहों को बचाना सिर्फ किसी एक सरकार का काम नहीं है, बल्कि ये हमारी कलेक्टिव और ग्लोबल जिम्मेदारी है। उम्मीद है बायोस्फीयर रिजर्व्स के इस गहरे कंसेप्ट पर यह जानकारी काफी मददगार साबित हुई होगी।